Stable and unstable equilibrium, video number 11. Welcome all of you. Examples on theorem 1, video number 5. Theorem 1 आपको याद होगा ही, उस पर एग्जाम्पल्स चल रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, और ये आखिरी वीडियो है. इसके बाद हम थ्योरम नंबर 2 पढ़ाएंगे और फिर उस पर एग्जाम्पल्स. थ्योरम 1 मैं शॉर्ट में बस लिख दे रहा हूं इसे. जो कंडीशन होती है स्टेबिलिटी की, 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R. ओके. एक क्वेश्चन है, थोड़ा स्टूडेंट के लेवल पे जटिल है. अ हेवी हेमीस्फेरिकल शेल. हेमीस्फेरिकल शेल माने हेमीस्फेरिकल कटोरा जिसका जो सरफेस है वो बहुत थिन होगा, बहुत ही थिन, वेरी थिन. हेमीस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिकल रेडियस के मिडिल पर होता है. ये थोड़ा सिमेट्रिक कम है इसमें, ये और इधर होना चाहिए था. मिटा के फिर से बना दे क्या? इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर होना चाहिए. सिमेट्रिक का मतलब ये होता है. अब ठीक. और ये 90 डिग्री है, ये भी ध्यान रखना है. क्वेश्चन पढ़ते चलिए, समझते चलिए. हेमीस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r has a particle attached to a point on the rim. तो रिम के एक पॉइंट पर एक पार्टिकल अटैच्ड है. उसका वेट नहीं दिया हुआ है, हम स्मॉल w लिख ले रहे हैं. जैसे ये इसको रिम कहते हैं ना, इसको रिम कहते हैं. हिंदी में इसको आंचलिक भाषा में बारी कहते हैं. थाली, थरिया की बारी, रिम. कटोरे की बारी, रिम ऑफ द बाउल. And rests with the curved surface in contact with a rough sphere of radius r. कैपिटल R रेडियस वाले स्फीयर के ऊपर हेमीस्फेरिकल शेल रेस्ट की पोजीशन में है, जिसके रिम के इस पॉइंट पर एक वेट लटकाया गया है. प्रूव दैट इफ कैपिटल R अपॉन R, ये स्मॉल r क्या चीज है? हेमीस्फेरिकल शेल का रेडियस है. यानी अगर आप साइड में लिखना चाहें तो लिखना O डैश D इक्वल्स टू O डैश C, ये भी वही रेडियस है, इक्वल टू स्मॉल r. और भी लिखना चाहे तो O डैश A भी लिखना है ना, वो भी तो स्मॉल r है. ये सब रेडियस है. और CO इक्वल टू कैपिटल R. देखो हेमीस्फेरिकल शेल का जो वेट है, मान लो कैपिटल W है, और एक रिम पर स्मॉल w वेट है. तो जो अपर बॉडी है वो कंपाउंड बॉडी है, कंसिस्टिंग ऑफ अ वेट कैपिटल W एट G1 एंड अ वेट स्मॉल w एट A. तो अब कंपाउंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उसको हमने मान लिया G. जाहिर सी बात है G1 और A को मिलाने वाली लाइन पर स्थित होगा, जैसा कि यहां हमने दिखा रखा है. भाई वेट होने के नाते ये वर्टिकल फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं. दो पैरेलल फोर्सेस हैं, तो इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इसको मिलाने वाली लाइन पर स्थित होगा. ठीक, समझ लिया.
अब जो कंपाउंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी से हाइट एच हमने मान लिया, इसे भी हम लिख दे रहे हैं, यानी कि जी सी इक्वल टू स्मॉल एच, ठीक है ना। और ये वेट कुछ दिया नहीं, हमने इसे लिख दिया है, मान लिया है समझाने के लिए। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। प्रूव दैट इफ r अपॉन r इज ग्रेटर देन √5 - 1 द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल वट एवर बी द वेट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का वेट चाहे जितना भी हो, ऐसा होने पर इक्विलिब्रियम स्टेबल ही होगा। अब पार्टिकल का वेट चाहे जितना होने पर, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये शब्द लिखा है पार्टिकल, क्योंकि वट एवर बी द वेट ऑफ द पार्टिकल लिखा है, तो दिमाग तुरंत शरारत पूर्ण सोच लेता है, कहा गया पार्टिकल, कि बहुत ज्यादा वेट बढ़ा देंगे तो गिर जाएगा। लेकिन मेरे भैया बच्चों, पार्टिकल का वेट है, पार्टिकल छोटा होता है ना बहुत, तो उसका वेट कितना करोगे, बहुत थोड़ी कर पाओगे। कहने का मतलब यह है कि पार्टिकल का वेट हम चाहे जो भी वेरिएशन करा दें, ऐसा होने पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। वंस अगेन रीड द क्वेश्चन। A heavy hemispherical shell of radius small r has a particle attached to a point on the rim and rests with the curved surface in contact with a rough sphere of radius capital R at the highest point. स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट C पर हेमिस्फेरिकल शेल रेस्ट की अवस्था में है। बिल्कुल बैलेंस ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि यहां रिम पर एक पार्टिकल है ना, तो जब पार्टिकल लटका दोगे तो उसके वजन के कारण ऐसे हो जाएगा ना, इसलिए फिगर ऐसा बना हुआ है। अब आइए हम लोग सॉल्यूशन लिखें। ये फिगर है, ये हमने बता ही दिया, इसका कॉन्सेप्ट है। ये क्या है मैं आपको भी जब सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा तो समझाऊंगा। Start. Let a weight small w be attached to A, और A के बारे में लिखना a point on the rim, a point on the rim of the hemispherical shell of the hemispherical shell. Here. Let G1 be the center of gravity of the hemispherical shell. Then G1 lies on its symmetrical radius, on the radius of symmetry. Symmetrical radius लिखो चाहे radius of symmetry लिखो, on the radius of symmetry at the middle point. एट द मिडिल पॉइंट। देखो हेमिस्फेरिकल सेल ये है मान लो ना, तो इसका सेंटर है, तो ये रेडियस हुआ, ये भी 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 रेडियस हुआ। लेकिन ये जो है ठीक बीचों बीच में,
यही है रेडियस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके अबाउट हेमिस्फेरिकल सेल सिमेट्रिकल है। जो शेप एंड साइज इस हिस्से का है वही शेप एंड साइज इस हिस्से का है। सिमेट्रिकल रेडियस का मतलब समझ लीजिए। एंड सो ओ डैश G1 इक्वल टू ओ डैश D अपॉन 2 इक्वल टू स्मॉल r अपॉन 2। एक रिजल्ट ये रहा, ओ डैश G1। Obviously, the upper body is a compound body consisting of a weight capital W से at G1 and a weight small w से इसलिए क्योंकि दिया नहीं क्वेश्चन में ना, at A। Let h be the height of the center of gravity G of the compound body या ऑफ द अपर बॉडी लिख दो, जो कि कंपाउंड बॉडी है ही है। ऑफ द अपर बॉडी एबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देन GC equal to H, full stop। Clearly G lies, G माने कंपाउंड बॉडी, अपर बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन है। G lies on the line AG1 या G1A। ये हमने फिगर में समझा रखा है क्यों। वो जो थ्योरम नंबर 1 चल रहा है इस समय, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स, उस थ्योरम में कंडीशन थी कि अपर बॉडी के स्फेरिकल पोर्शन के सेंटर को लोअर बॉडी के स्फेरिकल पोर्शन के सेंटर को मिलाने वाली लाइन वर्टिकल होनी चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम द लाइन O dash CO O dash CO must be vertical। Must be vertical, full stop। Now, for stable equilibrium, comma 1 by H greater than 1 by R plus 1 by capital R, that is 1 by H greater than R plus capital R upon RR implies that, उल्टा कर दीजिए, H is less than R capital R upon R plus capital R। नंबर 1। यहां तक तो सारी बात आपको क्लियर होती चल रही। अब ये जो वैल्यू ऑफ H है,
यानी जो लेंथ जीसी है ये इसके इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। कम करोगे तो ये फिगर ऐसे उठेगा, ज़्यादा करोगे तो और लपेगा ना, ऐसे और खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये वेरी करेगा, ये लेंथ वेरी करेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि स्टेबिलिटी हो इक्विलिब्रियम में व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, इसका मतलब डब्ल्यू मैक्सिमम हो तो भी स्टेबिलिटी हो, और डब्ल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ कि जीसी मैक्सिमम हो, एच मैक्सिमम हो स्टेबिलिटी के लिए। और एच मैक्सिमम कब होगा, जीसी मैक्सिमम कब होगा, जब ओ डैश जी मिनिमम होगा। और ओ डैश जी मिनिमम कब होगा, जब ओ डैश जी इस बेस के परपेंडिकुलर होगा। ये ट्रायंगल है ना, तो ये जब परपेंडिकुलर होगा, ये जब परपेंडिकुलर होगा तभी ओ डैश जी मिनिमम होगा। तो अब बात समझ में आई कि ये जी भी इसी वर्टिकल पे क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये जब इस पर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो भी वर्टिकल हो जाएगा। ये समझाया गया इससे। अगर ओ डैश जी को हम जी को वेरी कराएं, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, तो ओ डैश जी के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी, ओ डैश जी की मिनिमम वैल्यू कौन होगी, ओ डैश जी जब जी परपेंडिकुलर होगा, सॉरी जब ओ डैश जी परपेंडिकुलर टू दिस G1 A होगा, तभी ये लंबाई सबसे छोटी होगी, अदरवाइज बढ़ेगी। इधर भी आएंगे तो बढ़ेगी। तो ये तीसरे फिगर की व्याख्या हो गई। तो यही सब मैं अब लिखने जा रहा हूं। यही मैं लिखने जा रहा हूं, फिर से मैं बोल दूं। इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी हमें स्थापित करनी है, स्मॉल डब्ल्यू चाहे जितना। अब चाहे जितना से मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 10 किलो लटका दिए गिर पड़ा। ये पार्टिकल है, पार्टिकल बॉडी नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल है। पार्टिकल का वेट कितना होगा समझ ही सकते हो। यानी कि वेट, पार्टिकल का अधिक से अधिक वेट करने से भी इक्विलिब्रियम स्टेबल हो। यानी कि देखो जब पार्टिकल का वेट बढ़ाओगे तो ये और उठेगा मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो यही मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ओ डैश जी मिनिमम होगा। ओ डैश जी मिनिमम तब होगा जब ओ डैश जी G1 A के परपेंडिकुलर होगा। तो अब इन्हीं सब बातों को आइए आगे बढ़ाएं। एक एंगल इंट्रोड्यूस कर लिया जाए। एक एंगल इंट्रोड्यूस कर लिया जाए यहां पे, ये जो है ये एंगल थीटा। The value of H depends on the weight of the particle. The value of H depends on the weight of the particle at A. Therefore, the equilibrium will be stable. Therefore, the equilibrium will be stable whatever be the weight of the particle if ये रिजल्ट 1 holds even for the maximum value of H, even for the maximum value of H, full stop. But H will be maximum, when O dash G is minimum, full stop. That is, इसी को इससे करना, that is
O dash G is minimum means O dash G is perpendicular to G1A. O dash G is perpendicular to G1A. Full stop. O dash G की मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो GC मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ in the right angle triangle इसमें O dash GA, O dash ये राइट एंगल नहीं, इसको लेना है, ये वाला, ये राइट एंगल, यानी कि हम A O dash G1 कहें या G1 O dash A कहें. G1 O dash A कामा tan थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल में हम लोग हैं, ध्यान रखिएगा. tan थीटा माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा O डैश G1 अपॉन बेस होगा ये साइड वाला O डैश A इक्वल टू O डैश G1 आप निकाल चुके हैं. O डैश G1 O डैश D का आधा होगा यानी स्मॉल r बाई 2 अपॉन O डैश A स्मॉल r इज इक्वल टू 1 बाई 2. नंबर 2. Therefore, H, which is GC, is equal to O dash C minus O dash G equals to O dash C माने small r minus O dash G. O dash G, O डैश जी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में O डैश जी बराबर क्या होगा, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे. तो O डैश जी बराबर होगा O डैश A साइन थीटा, O डैश A साइन थीटा इक्वल्स टू R माइनस R साइन थीटा इक्वल्स टू R माइनस R इंटू साइन थीटा. अब ये tan थीटा की वैल्यू है, इसी से पट से साइन थीटा निकाल लीजिए. ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 रूट 5 हो गया. तो साइन थीटा हो गया 1 अपान रूट 5 इक्वल्स टू R कॉमन ले लिया, रूट 5 माइनस 1 अपान रूट 5. नंबर 3 ये H हो गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ H. This is the value of H under the condition that O dash G is perpendicular to G1A. That is under the condition that O dash G is minimum. O dash G is minimum. O dash G is minimum. That is under the condition that O dash G is minimum, तो GC is maximum. GC is maximum. That is H is maximum. या ऐसे लिख दें, that is condition that GC equal to H is maximum. तो अब पढ़िए, दिस इज द वैल्यू ऑफ H अंडर द कंडीशन दैट H इज मैक्सिमम, यानी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ H. ध्यान से देख लें फिर मिटाएं.
एक बार में न समझ में आए तो आप नोट्स बनाइए, इस नोट्स को आप 3 बार पढ़िए, वीडियो को आप 3 बार देखिए, निश्चित समझ में आएगा। पूरी कोशिश हमारी है फिगर के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रवचन के भाषण के माध्यम से ये आपको बात समझ में आए। ठीक, ऊपर मिटाते हैं। तो एच की जो वैल्यू ये आई है, दरअसल ये घुमा फिरा के एच की मैक्सिमम वैल्यू है। देयरफॉर एच मैक्स इक्वल टू आर इंटू √5 - 1 अपॉन √5। नंबर 4। समापन किया जाए। द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, द इक्विलिब्रियम will be stable whatever be the value of weight at A, whatever be the value of small w, if one holds even for one holds for H max also, and so we have H max is less than R capital R upon R plus capital R। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, सॉल्यूशन खत्म। क्वेश्चन नहीं खत्म। स्टैटिक्स का एग्जाम जब भी देने जाइए तो आप पेंसिल और इरेजर, जिसको आप रबर कहते हो, जरूर लेके जाइए। स्केल लेके जाइए, चांदा जो होता है प्रोटेक्टर वो भी लेके जाइए, प्रकार ना, ये सब पटरी प्रकार, कंपास, इसको सब लेके जाइए। पेंसिल से फिगर बनाइए, क्योंकि एक बार में फिगर, बहुत बार ऐसा होता है स्टैटिक्स में कि फिगर एक बार में नहीं बनता है, वो मिटाना पड़ता है। तो रबर रहेगा तो ठीक रहेगा। दैट इज एच मैक्स की वैल्यू ये है R √5 - 1 अपॉन √5 लेस देन R कैपिटल R अपॉन R प्लस कैपिटल R। R दोनों तरफ कैंसिल हो गया। R पॉजिटिव एंटिटी है, इसलिए इनइक्वलिटी के नेचर पे असर नहीं पड़ेगा। √5 - 1 अपॉन √5 इज लेस देन कैपिटल R अपॉन R प्लस कैपिटल R। अब देखिए रिजल्ट क्या लाना है, किस रूप में लाना है। कैपिटल R अपॉन R लाना है, तो कैपिटल R अपॉन R लाना है। इसका मतलब हम लोग इसको उल्टा करें पहले, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, हटाओ। इंप्लाइज दैट √5 - 1 इंटू R प्लस कैपिटल R इज लेस देन √5 इंटू कैपिटल R। implies that √5 into small r plus √5 into capital R minus small r minus capital R is less than √5 into capital R। √5 into capital R दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। implies that स्मॉल r को एक तरफ रोक लें, कैपिटल R को दूसरी तरफ फेंक दें, तो हो जाएगा R√5 माइनस R is less than capital R। implies that small r common √5 - 1 less than capital R। implies that √5 - 1 is less than capital R upon R, अर्थात कैपिटल R अपॉन R इज ग्रेटर देन √5 - 1। यही शो करना था। यस, कैपिटल R अपॉन R इज ग्रेटर देन √5 - 1। थोड़ा था स्टूडेंट के स्तर के लिए ये कठिन सवालों में गिनती होती है इसकी।
अगर आप कभी इसको नहीं किए हैं, सडनली करने में बहुत मुश्किलात आएंगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। यदि कोई व्यूअर नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। अगले वीडियो में हम थ्योरम नंबर 2 पढ़ाएंगे, जिसमें एक स्फेरिकल बाउल में एक स्फेयर रख देना है, ऐसा है। अभी था ऐसे, स्फेयर के ऊपर स्फेयर रख देना था ऐसे। अभी क्या है, इसके अंदर एक स्फेयर रखना है। थैंक यू।